बोलिए महाराज और थोड़ा सा आगे बोलिए। हाँ Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, and my dear colleagues, I welcome you all in this in-house training that is presented by me on topic anger management. May the bless of Almighty be upon you all. First, what is the need for anger management? Because CBSE has decided to make the school anger-free zones, so we are dealing here with anger management, because without managing our anger, we cannot make our school free of anger. So the first thing you all can see here that some of instances in your daily life are given here that can make you angry. The first one is you find yourself angry when someone is cutting you off in the traffic. सपोज कीजिए हम जा रहे हैं सीधे, अच्छी रफ्तार है हमारी, और सामने से आकर के कोई हमें ट्रैफिक में फंसा दिया, कोई हमें रोक दिया, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आना है, आ ही जाता है। उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल सातवें आसमान पे होता है, और भी बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में सिचुएशन आते रहते हैं जब आपको गुस्सा आ ही जाता है। कुछ मिथ्स हैं एंगर से रिलेटेड जो हम अभी देखेंगे। कुछ गलत फहमियां हमारे समाज में या फिर हमारे माइंड में व्याप्त हैं एंगर से रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज एंगर इज डेंजरस। डू यू थिंक ऑल एंगर इज डेंजरस? Anger is not dangerous, but uncontrolled anger is dangerous. If we get anger within limits, then it is not dangerous. The second one is we should not express our anger. अब कुछ लोग कहते हैं हमें एंगर जाहिर नहीं करना चाहिए। Is this okay? I think it is not. Because अगर आप एंगर इज इमोशन, ह्यूमन इमोशन, और वो हर आदमी के पास होता है, अगर आप उस एंगर को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, देन वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली डैमेज करेगा। आज नहीं तो कल वो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाएगा और चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आ जाएगा। इसलिए एंगर इमोशन है और लेट इट कम आउट। बट कहाँ कम आउट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, दिस इज कम अंडर एंगर मैनेजमेंट। द थर्ड वन इज anger is bad. Is anger bad? Sometimes it is very constructive. Suppose if anger is bad, then how we can manage if someone is attacking on us? Suppose कीजिए कि आप घर में बैठे हो, कोई आपको अटैक करने आ रहा है और आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा, आप बस यूं कर रहे हो कि एक चाटा मार लिया तो इधर। तो इस तरह से नहीं चलने वाला। कुछ सिचुएशन में तो ये चल सकता है, बट हर जगह नहीं चल सकता है, इसलिए एंगर इज नॉट बैड। इसका एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् रामायण में से मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है। उसमें एक प्रसंग आता है जब श्री राम समुद्र के किनारे जा करके और प्रेयर करते हैं समुद्र से। इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छा एक चीज लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष तब आग राम के शर से, सिंधु दे इधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूजी दासता ग्रहण की बधा मुझ। श्री राम के पास समुद्र को जल विहीन करने का सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने 3 दिन तक विनती की समुद्र से कि रास्ता दे दो। अगर उनके पास एंगर उसके बाद नहीं आता, 3 दिन विनती करने के बाद भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्हें गुस्सा आया, और वो गुस्सा मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि अगर वो गुस्सा नहीं आता तो उनके पौरुष पे प्रश्न चिन्ह लग जाता। आज हम
शायद उनके बारे में पढ़ नहीं रहे थे। इसलिए एंगर इज वेरी कंस्ट्रक्टिव समटाइम्स। सो एंगर इज नॉट बैड, बट कुछ लोग कहते हैं एंगर इज गुड। इसका मतलब ये है एंगर अच्छा है। एंगर अच्छा कैसे हो सकता है? एंगर ना अच्छा है ना बुरा है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हाउ यू आर डीलिंग विद एंगर। अगर जहां एंगर नहीं करना है आपको, वहां पे आप एंगर कर रहे हैं तो दिस इज बैड। और जहां पे एंगर करना चाहिए वहां पे आप नहीं कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो बैड। समवन सेइंग दैट एंगर इज अ सिन, पाप है गुस्सा। गुस्सा पाप नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलमाइटी ने हमें ये इमोशन दिया है तो किसी न किसी चीज के लिए ही दिया होगा, कुछ सोच के ही दिया होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज अगर किसी सिस्टम से हम फेड अप हो चुके हैं, फेड अप विद किसी सिस्टम से, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हमारे बॉडी नहीं है, तो वो आपका एंगर ही है जो आपको पॉजिटिव रास्ते पे ले जाएगा, आपको अच्छा मार्गदर्शन दिखाएगा, वो आपका एंगर ही है। सो दिस इज नॉट सिन, दिस इज वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग। लास्ट में आता है कि मेल के पास ज्यादा एंगर होता है एज कंपेयर टू फीमेल, बट दिस इज आल्सो गलतफहमी। ये भी एक गलतफहमी है, क्योंकि एंगर सबके पास बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड एग्रेशन। एंगर और एग्रेशन में आपको क्या लगता है, कुछ डिफरेंस है? एंगर इज द कॉज एंड एग्रेशन इज द इफेक्ट। एंगर एक इमोशन है, जबकि एग्रेशन एक बिहेवियर है, हॉस्टाइल बिहेवियर, जो कि दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने के लिए लिया जाता है। इज इट ओके? नेक्स्ट सर। Here is slide saying negative and the positive effects of anger. First one is negative effects of anger, क्योंकि anger positive effect भी होता है, इसका negative effect भी होता है। The first one is negative effect, पहले हम ले रहे हैं। negative effect क्या हो सकता है इसका? आपका बॉडी का सिस्टम जो वर्किंग है एंगर करने से वो डैमेज हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है। क्या क्या परेशानियां हो सकती है? आपको हेडेक हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर से सीधा रिलेटेड है एंगर। जब आपको एंगर होगा तो आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे और फिर हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। एब्डोमिनल पेन होगा, क्यों? क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट आता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा इफ यू आर यूज्ड टू एंगर। डिप्रेशन के आप शिकार हो सकते हैं। एंजाइटी बढ़ सकती है आपकी, हमेशा बेचैन रहेंगे। एंगर जब आता है तो क्या कर सकते हैं हम? दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जिससे एब्यूजिंग कभी कभी हो जाती है और रिलेशनशिप का वाट लग जाता है, रिलेशनशिप हमारे सारे खत्म हो जाते हैं। एंगर के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छा बात कहा है, जो कि नीचे स्लाइड में लिखा हुआ है। एंगर को उन्होंने कंपेयर किया है बिल्कुल एक जलते हुए कोयले से, जो कि आप अपने हाथ में लिए हुए हो इस उद्देश्य से कि उसे हमें फेंकना है दूसरे पे। आप उस जलते हुए कोयले को फेंकोगे बाद में, बट उससे जलेंगे आप पहले। तो ये आपको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है आप देख पा रहे हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है एंगर का? एंगर हमें एनर्जाइज करता है। जब हमें एंगर आता है तो हमारी बॉडी कई गुना ज्यादा पोटेंशियल पे वर्क करने लगती है कुछ अचीव करने के लिए। अचीव क्या करना होता है? जनरली सामने वाले का डाउनफॉल, यही अचीव करना होता है जनरली। इस सामने वाले को बस कैसे भी नीचे दिखा देना है, उसे बस बदल ले लेना है अपना। इसलिए आपकी बॉडी फुल पोटेंशियल पे या फुल के कई गुना ज्यादा पोटेंशियल पे वर्क करती है, एनर्जाइज करता है ये हमें। सो दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि इस एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हो।
इनेबल अस टू असर्टिव कैसे है ये हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा गोल हासिल करने के लिए। कहीं समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हमारा गुस्सा ही है जो उसके खिलाफ हमें खड़ा करता है। सो दिस इज असर्टिव। ये हमें सरवाइव करने में हेल्प करता है। सपोज कीजिए कि मैं अंदर अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ हूँ एंड समवन इज कमिंग एंड स्टार्ट बीटिंग मी, और मैं अगर रक्षा ना करूँ खुद की तो वो मुझे मार भी सकता है। तो एंगर अगर मुझे नहीं आता है, मैं बस चुपचाप रहता हूँ कि आओ मेरा मर्डर करके चले जाओ, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे शायद इस दुनिया में अगर हमारे पास एंगर नहीं हो। एंगर is necessary to defend ourselves from enemies. ये हमें मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए, appropriate action, what is needed, what is the demand of situation. It is a way of communication. Suppose आप गार्जियन हो, अगर आपका बच्चा या फिर स्टूडेंट कोई कुछ गलत हरकतें कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए उसे, तो बस आप एक बार गुस्से से उसे देख लेते हो तो वो समझ जाता है विदाउट सेइंग एनी वर्ड, वो तुरंत समझ जाता है ये बात ये चीज नहीं करना, ये काम नहीं करना है। तो दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सर नेक्स्ट, एंगर के रीजन क्या क्या है? रीजन, कॉजेज ऑफ एंगर। फर्स्ट वन इज हाई एक्सपेक्टेशन। हमारी उम्मीदें हमेशा दूसरों से बहुत ज़्यादा होती हैं। हम उनसे वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो वो नहीं दे सकता, और इस वजह से हमें गुस्सा आता है। सपोज कीजिए कि हम स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हम स्टूडेंट से उम्मीद क्या करते हैं कि वो बिल्कुल आइडियल बना रहे, वो अपना बचपना बिल्कुल भूल जाए और हम जैसे कह रहे हैं बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग वो चले। तब हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बट वो स्टूडेंट एक बच्चा है और वो अपने बचपन में है। शायद हम भी कभी बच्चे थे तो हम सब भी वो हरकतें किया करते थे, तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाता, इसलिए हम कहते हैं कि ही इज नॉट गुड बॉय और वो अच्छा नहीं है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है। फॉल्टी परसेप्शन एंड थिंकिंग। कभी कभी गलत फहमियाँ और गलत सोच भी गुस्सा का कारण बन सकता है। जैसे अब मैं समझने लगूं कि आप सबको मेरे अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, या फिर कोई इंसान ये समझने लगे कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, वो अपने आप को बिल्कुल बॉस समझने लगे कि मैं ही जो हूँ वो मैं ही, माई वे और हाईवे। तो कुछ ऐसी गलत फहमियाँ है कि जो चीज़ वो नहीं है वो खुद को समझने लगे और उसके बाद से ऐसी एक्सपेक्टेशन करें, और एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है पूरा नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला उसे वो नहीं समझ रहा है जो वो खुद को मान रहा है। इस वजह से उसे गुस्सा आना लाजमी है। इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम जो हैं वही खुद को समझें, इससे न ज़्यादा न कम, क्योंकि कम भी समझेंगे, अगर हम जो है उससे कम भी समझेंगे तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो जो हम हैं अपनी वैल्यू समझें, बेहतर रहेगा। पर्सनालिटी फैक्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती। सपोज कीजिए मेरी पर्सनालिटी है कि मैं बहुत अच्छे माहौल में रहूं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, बट वैसा हो नहीं पाता, तो ये हमारे पर्सनालिटी को सूट नहीं करता और फिर हमें आता है गुस्सा। पुअर कम्युनिकेशन स्किल। एंगर को कंट्रोल किया जा सकता है कब? जब आप अपनी बात अच्छे से समझा सके या फिर काउंसलिंग कर सकें। बट इफ यू हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल, तब आप अपनी बात अच्छे से सामने वाले के सामने रख ही नहीं पाएंगे, और जब रख नहीं पाएंगे तो वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा तो आपको आएगा एंगर। इट मीन्स एंगर। पुअर इमोशनल कंट्रोल। हमें अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो बात बात पे गुस्सा आ जाया करेगा। एक बात और गौतम बुद्ध ने कही थी
जब तक हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना पनपती रहेगी, अंदर रहेगी, तब तक हम एंगर को भुला नहीं सकते। जैसे ही किसी के अंदर से द्वेष भावना, नाराजगी खत्म हो जाएगी, फिर एंगर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंगर अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आपको एंगर आता है तो आप क्या करते हैं, कैसा लगता है आपको? पहला चीज, आप तुरंत जज बन जाते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। तुरंत जज बन जाते हैं, जजमेंटल एटीट्यूड हो जाता है आपका। आप दूसरों से नफरत करने लगते हैं, जिससे आपको गुस्सा आता है और आप उससे नफरत करने लगते हैं। समझते हैं कि बस ये तो दूर ही हो जाए मेरे नजर के सामने से, ये 1 मिनट भी यहाँ ना। आप सारा ब्लेम दूसरे पे ही लगा देते हैं, जबकि हो सकता है कि गलती कुछ आपकी भी हो, आप वो चीज नहीं समझ पाते और सारे के सारा ब्लेम सामने वाले पे लगा देते हैं। तो पहला, आप जज बन गए, आपको नफरत हो गई उससे, आपने सारा ब्लेम उस पर लगा दिया और आप उस चीज में प्रीऑक्यूपाइड भी हैं, आप उससे अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। यू आर इन सिचुएशन, आप उस सिचुएशन से जब तक अलग नहीं होंगे, गुस्सा आपके पास रहेगा, आप गुस्से के शिकार रहेंगे। आप उससे बदला लेने का सोचते हैं कि मैं आई विल टेक रिवेंज। कभी ना कभी, आज मेरा दिन नहीं था बट कभी ना कभी तो मेरा दिन आएगा और मैं बदला लेके रहूंगा। ऐसा गुस्सा आता है तो हर आदमी सोचता है। आप उसके बाद अगर वो आपसे माफी भी मांगे, अगर आपने किसी पे गुस्सा किया, वो आपसे माफी भी मांगे, फिर भी आप उसको पे बिलीव नहीं कर पाते, आपका वो फेथ पहले वाला नहीं रह जाता। उस वक्त आप डिस्ट्रस्ट हो जाता है उससे। गांधी जी ने एक चीज कही थी, वो लिखा हुआ है नीचे, क्रोध और असहिष्णुता ये दोनों सच्चे ज्ञान के दुश्मन हैं। अगर आप ट्रू इन्फॉर्मेशन चाहते हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही ज्ञान चाहते हो, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, अगर आप चाहते हो तो एंगर और इंटॉलरेंस, मतलब आपके अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाला जैसा हो उसे हम एक्सेप्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि सब कोई चेंज हो जाए, सब कोई मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता। अगर हर किसी को एक जैसा ही होने होता तो फिर इतने इंसान को बनाने की जरूरत क्या है, इतने इंसान शायद धरती पे नहीं होते। इसलिए जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आप सच्चा ज्ञान मिल सकता है आपको। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एंगर बताने से पहले श्रीमद् भगवद गीता का एक मैं श्लोक बताना चाहूंगा आप सभी को, जो कि क्रोध से ही रिलेटेड है, गुस्सा, एंगर। उसमें ये बात कही गई है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु पजायते संगात संजायते कामम कामात् क्रोधो विजायते। अगर आप किसी चीज के बारे में निरंतर चिंता करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो उससे आपका एक लगाव हो जाता है, इमोशनल लगाव उससे हो जाएगा। उसके बाद जब कभी आपको कोई उससे अलग करने का सोचेगा तो आपको आएगा क्रोध, उससे गुस्सा आएगा, क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उस विषय के साथ जिस विषय से आपको लगाव हो गया है, और उससे कोई आपको सेपरेट करेगा तो आपको क्रोध आएगा। इसके आगे वो कहते हैं कि इसके इफेक्ट क्या है, गुस्सा करने से क्या हो सकता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। क्रोध जैसे ही आपको आएगा गुस्सा, आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, आपका कंट्रोल आपके ऊपर से खत्म। उसी वक्त आप समझ लीजिए कि दूसरे के कंट्रोल में चले गए, यू आर हिप्नोटाइज्ड फुली। हिप्नोटाइज हो जाने के बाद आपके अंदर स्मृति नहीं रहेगी, मतलब आपको ये पता नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, हु आई एम। आप टोटली फॉरगेट हो जाओगे, भूल जाओगे कि मैं कौन हूं। उसके बाद आपकी बुद्धि का, आपका जो इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, उसका नाश हो जाएगा, तुरंत खत्म सब कुछ। और आप ऐसी ओछी हरकत कर बैठेंगे, ऐसी छोटी हरकत आप कर बैठेंगे जो आपको आपके लेवल से नीचे गिरा देगा।
बुद्धि का जैसे नाश होगा, आप अपने लेवल से नीचे गिर जाएंगे। अब एंगर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एंगर के कॉजेज दो हो सकते हैं मेनली। एक एक्सटर्नल कोई कॉज हो या कोई इंटरनल कॉज है, जो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो हो सकता है। एक्सटर्नल कॉजेज में क्या क्या हो सकते हैं? इट मे बी मेजर लाइफ इवेंट्स सच एज मूविंग। अगर आपकी लाइफ स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, चलने फिरने वाला, डेली आज यहाँ कल वहाँ है, ठिकाना इस तरह का अगर कुछ है, तो आप हर चीज पे चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी। हर कोई अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। और अगर आपकी लाइफ लगातार चेंज हो रही है, मूव हो रही है, देन गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसे सिचुएशन में आपको गुस्सा आ सकता है। अगर आपके घर में किसी का डेथ हो जाए, फैमिली मेंबर या फिर स्पाउस का, आपका जो सबसे प्रिय है, स्पाउस का मतलब वैसे पत्नी होता है, बट कोई भी आपका जो प्रिय है वो घर में अगर उसकी डेथ हो जाए या कोई फैमिली मेंबर में डेथ हो जाए, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। फिर आपको गुस्सा हर चीज पे आता रहेगा। आपका डाइवोर्स हो जाए तो भी ये चीज हो सकता है, डेथ ही नहीं है, डाइवोर्स भी। ये हर डेली रूटीन के कुछ प्रेशर्स भी दिए हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको चल रही है, आपके पास जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको हर बात पे गुस्सा आएगा। अगर आपको कोई काम करने के लिए डेडलाइन दिया जा रहा है एंड यू आर अनएबल टू फिनिश योर वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर डेडलाइन, देन आपको गुस्सा आएगा। आर्गुमेंट्स, अगर आपके किसी से आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, तीखी आर्गुमेंट्स, तो भी आपको गुस्सा आ सकता है। अगर आपको फैमिली कंसर्न है, समय पे घर पे नहीं पहुंच पाते, इनसिक्योरिटी है, तो आपको गुस्सा आएगा। इसमें एक और वजह है लैक ऑफ स्लीप, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सोते नहीं, आपका नींद पूरा नहीं होता, तो आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। हर छोटी चीज पे भी आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, अब एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स या फिर एक्सटर्नल कॉजेज को हमने देख लिया, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन इंटरनल स्ट्रेसर्स। इंटरनल सोर्सेज क्या है? वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स में प्ले अ ग्रेटर रोल। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जो कि बाहरी वजह है उससे ज्यादा खतरनाक आंतरिक वजह हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे आ गए, जैसे वैल्यूज एंड बिलीफ। सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे चीज को महान मान बैठे हैं जिसका बाकी के लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कुछ नाम तो लेके नहीं बता सकता, बट आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। कोई सपोज कीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, बाकी सब उसे नफरत की नजर से देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आप अगर उन लोगों के बीच जाएंगे तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा। अगर आपके बिलीफ को, अगर आपके फेथ को कोई डिफेम करने की कोशिश करे तो आपको गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। फेथ, गोल्स, अगर आपने कोई गोल सेट कर रखा है और विद इन टाइम आप अचीव नहीं कर पा रहे उस गोल को, तो फिर आपके अंदर अपने आप से गुस्सा रहेगा, एक नाराजगी हमेशा रहेगी कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे इस तरह से करना चाहिए था। पास्ट के बारे में आप सोचते रहेंगे और आपके अंदर गुस्सा रहेगा हमेशा। सेल्फ इमेज, अगर आप अपना इमेज बहुत अच्छा मानते हैं, आपको लग रहा है कि मेरा इमेज बहुत जबरदस्त है, मुझे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझसे सभी लोग बहुत डरते हैं, मेरी बहुत वैल्यू है, बट रियलिटी में कुछ और है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऑडियंस से जाकर पूछने पे पता चलता है कि वो आपको उतना वैल्यू नहीं करते जितना आप समझ रहे हैं। जब ये चीज आपको पता चलता है तो फिर आपको गुस्सा आएगा। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स, अपने आप से आवश्यकता से ज्यादा उम्मीद करना है कि मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आवश्यकता से ज्यादा, अपने पोटेंशियल से ज्यादा अगर आप उम्मीद कर बैठते हो खुद से और वो पूरा नहीं हो पाता, फिर आपको गुस्सा आ जाता है। एंगर, वैसे थोड़ा बायोलॉजिकल चीजें देख लेते हैं। एंगर जब आता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, क्यों आता है एंगर? एंगर इट इज ड्रिवन बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स से ही आता है, बिकॉज एक्सटर्नल सिचुएशन देख करके हमारा ब्रेन
पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो एप्रोप्रिएट हार्मोन रिलीज करे और बाकी बॉडी ऑर्गन्स को तैयार करे, बिकॉज आउटसाइड सिचुएशन इज डेंजरस एंड यू हैव टू वर्क ऑन फुल पोटेंशियल टू डिफेंड योरसेल्फ। इस तरह का सिग्नल जब माइंड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मास्टर ग्लैंड है, वो सारे ग्लैंड्स पे कंट्रोल रखता है। कुछ भी करना होता है तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले सिग्नल देता है। हार्मोन्स बॉडी सिस्टम को इनर्वेट करता है, एक्टिव करता है ताकि एक्सटर्नल कोई खतरा महसूस हो गया हो। नेक्स्ट सर, what happens exactly? Hypothalamus stimulates pituitary, pituitary releases ACTH hormone, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एक हार्मोन होता है जिसे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, कोई ब्लड में जाकर के मिल जाता है और ब्लड बाकी के एड्रीनल ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, जिससे हमें एड्रीनल ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है गुस्सा के लिए। जब गुस्सा आ जाता है हमें तो क्या फील होता है फिजिकली, आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो आप नोटिस भी कर सकते हैं। पहला, हार्ट बीट आपका स्पीड अप हो जाता है, हार्ट बीट आपका तेज हो जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीथिंग स्पीड तेज हो जाती है, आपको पसीने आने लगते हैं और ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। ये सब चीजें होती है जब आपको गुस्सा आता है। कुछ सिम्टम दे रखे हैं, क्या सिम्टम होते हैं फिजिकली, मेंटल, बिहेवियरल में क्या चेंज होता है और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज, उसके बाद मेंटल, उसका क्या असर पड़ता है, बिहेवियर में क्या चेंज आता है, कॉग्निटिव इज लॉन्ग टाइम इफेक्ट, लॉन्ग टाइम आप क्या करने वाले उससे। फर्स्ट वन इज मसल टेंशन, अगर आपको मसल टेंशन होता है जो कि कॉमन सिम्टम है गुस्सा है, गुस्सा आप करोगे तो मसल में टेंशन होगा। वरी, आप हमेशा वरी फील करोगे, गिल्ट फील करोगे, हमेशा थकान जैसा लगेगा आपको और इससे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी टोटली। वोमिटिंग अगर आपको हो रहा है, वोमिटिंग हो सकता है, इससे वोमिटिंग के बाद आप नर्वसनेस फील करोगे और आप सीरियस अपीयरेंस में बिल्कुल सीरियस दिखने लगोगे और लास्ट में आप डिप्रेशन का शिकार भी होगे। हेडेक, अगर आपको हेडेक है तो आप, जिसको हेडेक रहता है हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है मेंटल लेवल पे, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन उसका बढ़ जाता है और वो हमेशा उदास, डिजेक्टेड रहता है, हताश और हेल्पलेस हमेशा महसूस करता है। उसको लगता है अब कुछ होने वाला नहीं है मेरे साथ, नथिंग कैन बी डन विथ मी। जॉन, नेक और बैक पेन भी हो सकता है आप गुस्सा करोगे तो। इससे आपको मूडीनेस मतलब ये हुआ, इसको हिंदी और संस्कृत मिला के कहें तो किंग कर्तव्य विमूढ़ कह सकते हैं। आपको पता ही नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए। आपका किसी भी तरह का मूड ही नहीं है, ना सोना है, ना जागना है, ना बैठना है, ना चलना है, एक अजीब सी बेचैनी सा होने लगता है। और अगर इस टाइप का सिचुएशन आपके साथ हो रहा है तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज अगर आप सड़क पर चल रहे हो एंड आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, आपका ध्यान कहीं और है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है या फिर आप किसी सीरियस ड्रग एडिक्शन में जा सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब है तो आपको दुष्स्वप्न आएंगे, क्योंकि नींद जिसका पूरा नहीं होता, अधूरा नींद रहता है, सपने तभी आते हैं और बुरे सपने आएंगे। आप ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और फियर आपका बढ़ते जाएगा, आप डरने लगोगे। अगर बुरे सपने आएंगे, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर एक डर सा बैठ जाएगा। एंगर से एक और इफेक्ट हो सकता है फिजिकल, ड्राई, आपका मुंह सूखेगा, हाथ पसीने होने लगेंगे हाथ पे, कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप थका सा महसूस करोगे और एंग्जाइटी, आपको बेचैनी हमेशा रहेगी। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकता है आपको,
अगर आप एंगर के शिकार हैं तो एपेटाइट वेरीज, भूख लगने में कमी या ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी भूख ही नहीं लगेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगेगा। इससे आप मेमोरी लॉस का शिकार हो सकते हैं, आप चीज़ों को तुरंत भूल जाया करेंगे, नर्वस हैबिट हो जाएगा आपका, हर चीज़ से आप नर्वस होने लगेंगे। फिजिकल प्रॉब्लम इससे कुछ बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हृदय रोग हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर्स और माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं। कोल्ड हैंड, आपके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ सकते हैं गुस्से के टाइम पे, और ऐसी सिचुएशन आपकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देगी। ब्रीथिंग रेट आपका चेंज होगा, इस वजह से आप सामाजिक दूरियां बनाना पसंद करेंगे, आप समाज में रहना उचित नहीं समझेंगे, आप समाज से अलग अलग रहना पसंद करेंगे कुछ दिनों के बाद, अगर आप लगातार गुस्से के शिकार हैं तो। नाउ नेक्स्ट, नाउ कॉमन एंगर मैनेजमेंट, मैंने कैसे किया। इसके लिए कुछ स्किल्स जरूरी हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए, दिस आर लिस्टेड बिफोर यू ऑल। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ फीलिंग इंक्लूडिंग एंगर। पहला चीज, हमें उन चीजों का पता करना है कि किन फीलिंग्स में हमें गुस्सा आता है, किस टाइप के फीलिंग्स, किस टाइप के सिचुएशन आते हैं तो हम गुस्सा करते हैं। इन चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना है, उनको एक लिस्ट बना करके रख लीजिए, और उसके बाद गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं। आइडेंटिफाई एग्रेसिव एक्ट्स बाय सेल्फ एंड अदर्स, आप और दूसरे आदमी को गुस्सा आता है क्या करते हैं, एक लिस्ट इसका बना करके रखिए। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल consequences टू सेल्फ एंड अदर फ्रॉम दिस एग्रेसिव एक्ट्स। इस एग्रेसिव एक्ट से जो आपने किया गुस्से में या फिर दूसरे ने किया, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि कभी कभी गुस्से में आदमी एक दूसरे का मर्डर भी कर देता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस का लिस्ट एक बना करके देखिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा एंगर इज रॉन्ग और राइट, और इफ एंगर इज राइट देन हाउ मच एंगर इज राइट। आइडेंटिफाई थॉट्स प्रायर टू एग्रेसिव एक्ट्स, उस थॉट को पहले सोचें, जब आप एग्रेसिव एक्ट करने वाले थे उसके पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था। जरूर दिमाग में आपको नहीं चल रहा था कि इसका मर्डर कर देना चाहिए सामने वाले, इस टाइप की बातें चल रही थी, तभी तो आप एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे। आइडेंटिफाई इंटरनल क्यूज ऑफ फीलिंग ऑफ एंगर, आंतरिक वजहों को देखें किस वजह से आपको फीलिंग आ रही है, और इस तरह का मैकेनिज्म आप डेवलप करें ताकि गुस्से की स्थिति से निपटा जा सके। एंगर एक्सप्रेस करें बट विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। एक बाइबल का स्टेटमेंट है एंगर के बारे में, गॉड ने कहा एंगर इज फॉर यू बट यू मस्ट रूल ओवर इट। एंगर मैंने आपके लिए बनाया, आपके भले के लिए बनाया, बट आपको इस पे रूल करना है, आपको इस पे कंट्रोल रखना है, तभी आपके लिए पॉजिटिव है। जब आप इस पे कंट्रोल खो देंगे देन दिस इज नेगेटिव, और ये बैडली नेगेटिव है। आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ फीलिंग इंक्लूडिंग एंगर, इसमें किन किन चीजों पे आपको गुस्सा आता है, दिस आर द लिस्ट। नेक्स्ट, पहला एम्बैरेसमेंट, अगर आपकी कोई बेइज्जती कर दे बीच सभा में आपको गुस्सा आएगा। एक्साइटमेंट, अगर आप बहुत बेचैन हैं, उत्तेजना में है काफी, तो आपको गुस्सा आ सकता है उस वक्त। अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं, दुखी हैं किसी चीज से, गुस्सा आएगा। अगर आप जेलस का द्वेष के शिकार हैं, ईर्ष्या, और उसकी प्रगति आप देख रहे हैं, तो आपको गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि जिससे आप नफरत करते हैं, जिससे द्वेष रखते हैं, उसको देख नहीं सकते आप। अगर थोड़ा भी उसका प्रोग्रेस देखें, गुस्सा आना लाजमी है। फियर, हेल्पलेस, सैडनेस, लेफ्ट आउट, all these things are related to range of feelings that include anger. Next, sir.
अगर ये रेंज ऑफ एक्टिविटी आपने देख लिया किन किन चीजों से मुझे गुस्सा आता है, तो इन चीजों पे कंट्रोल कैसे करना है, दिस आर द लिस्ट ऑफ दैट। आई एम इन चार्ज ऑफ माई ओन फीलिंग। आपको ये सोचना है कि मेरी फीलिंग है, मुझे उस पर कंट्रोल है, मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है। आई ऑन माई फीलिंग, ये फीलिंग मेरी है। इट्स ओके टू फील एंग्री। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, इट्स ओके। ये समझना चाहिए कि गुस्सा नेगेटिव समझेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। और गुस्सा आता है, इट्स ओके, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ज्यादा ध्यान किसी चीज पे देते हैं हम, वो चीज नहीं हो पाता खत्म। अब जैसे एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ बच्चों से कह दूं कि वहां पे नहीं जाना, वहां पे तो बहुत बुरा चीज है, या फिर वहां पे जाओगे तो तुमको अच्छी बात नहीं है, मत जाना वहां पे, फिर क्या होगा? वो सारे बच्चे कुछ देर के बाद वही मिलेंगे मुझे। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि जिस चीज से मना करेंगे हम, जिस चीज को बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखेंगे, लास्ट में वो प्रॉब्लम हमारे सामने आने ही वाली है। इसलिए गुस्सा को एज ए प्रॉब्लम नहीं देखना। गुस्सा है, इट्स नॉर्मल, इसको बिल्कुल नॉर्मल से लेके चलना है। आउन फीलिंग है, अपनी फीलिंग, और हमारी फीलिंग हमारे कंट्रोल में है, गुस्सा भी कंट्रोल हो ही जाएगा। एंगर इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का पार्ट है। आई लर्न टू एक्सप्रेस माई एंगर इन हेल्पफुल वे। और आपको लर्न करना है ये चीज कि एंगर को हेल्पफुल वे में कैसे लें। इसके लिए एक कोट बहुत अच्छा याद आ रहा है मुझे, इफ समवन इज गिविंग यू लेमन, मेक लेमोनेड। क्योंकि नींबू बहुत खट्टा चीज होता है और जनरली लोग इसको देते हैं मजाक उड़ाने के लिए, बट आप उसका शरबत बना के पी सकते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव वे। Identify aggressive acts shown by self and others. The second point was this. Change कर दीजिए। Yes. Okay, okay. एंगर जब आता है तो आप किस तरह की हरकतें करते हैं? पहली हरकत ये है कि कुछ उठा के फेंक देंगे आप, किसी को लात मार देंगे, कोई सामान हो या आदमी हो, किसी को भी लात मार सकते हैं, कोई चीज उठा के फेंक सकते हैं, किसी को चिढ़ा सकते हैं, शोविंग कर सकते हैं, ग्रैबिंग, हिटिंग कर सकते हैं, मार सकते हैं किसी को, कोई चीज तोड़ सकते हैं आप, किसी को कोई और नाम लेके बुला सकते हैं जिससे वो चिढ़ता है बदला लेने के लिए। सपोज जैसे बच्चे बहुत सारे नाम रखते हैं टीचर लोगों के, तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो उस नाम से बुलाया करते हैं। किसी को डर्टी लुक, फेशियल एक्सप्रेशन से डर्टी लुक देकर के भी अपना गुस्सा दिखा सकते हैं आप। और आप कॉल करके गैंग बना सकते हैं कि गुस्सा आएगा तो अभी फोन करके 10 लड़कों को बुलाता हूँ, आज तो इसकी पिटाई करनी है। इस तरह की हरकतें कर सकते हैं आप, और ये सारी हरकतें नहीं कर पा रहे हैं तो एक जो लास्ट में लिखा है वो तो पक्का करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर रूमर्स फैला देंगे उसके बारे में, ये आदमी इसने ऐसा किया था, ये आदमी ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं, ये आदमी बुरा है, आपने बदला लिया, ये गुस्से में होता है, ऐसा करते हैं जनरली। अगर इस तरह का एक्ट है तो उसके कैसे खत्म करेंगे, क्या थिंकिंग होनी चाहिए अपने अंदर? फर्स्ट वन इज आई चूज टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ थ्रू एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स। मुझे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में अच्छा लगता है और मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे से एक्सप्रेस करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई एंग्री फीलिंग्स इन ए वे दैट आर फेयर टू अदर्स एंड मी। एंगर कंट्रोल्ड वे में, जो कि मेरे लिए भी ठीक है और औरों के लिए भी ठीक है, ना हम खुद को नुकसान पहुंचाएं ना दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, इस तरह से एंगर को एक्सप्रेस करना है। आई यूज फेयर वर्ड्स, मतलब एंगर आता है तो हम वर्ड्स का लिहाज तुरंत भूल जाते हैं। कुछ टाइम और बीता एंगर का तो गाली गलौज की भी नौबत आ जाती है। तो हमेशा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए कि एक लिमिट से बाहर हमें नहीं जाना, उस लिमिट पे ही बने रहना। फेयर वर्ड्स का यूज करना है, कोई भी आर्गुमेंट हो रहा है तो उसमें। नेक्स्ट एंगर एक पावरफुल टूल है, ये हम पहले बता चुके हैं। एंगर को जितना केयर करने की कोशिश की जाएगी
हम उतना ही पावरफुल बनते जाएंगे। एंगर का जितना टेक केयर किया जाएगा हम पावरफुल बनते जाएंगे। आई नीड टू कंट्रोल व्हाट आई डू विथ माई एंगर। मुझे उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो एंगर होता हूँ जो करता हूँ। आई कंट्रोल हाउ आई लेट माई एंगर आउट। मुझे इस बात का लिहाज है, तमीज़ है कि किस तरह से एंगर को बाहर करना है। आई वॉच माई थॉट्स। मैं अपने विचारों को देख पाता हूँ। मैं अपने विचारों को देख पाता हूँ इन द सेंस मैं उनको समझता हूँ कि वो विचार कैसे हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एंगर टू अदर्स एंड योरसेल्फ। जब हम एंगर होते हैं तो इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे बेसिक एक्ट से, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिजिकल हार्म टू समवन और सेल्फ। हम जब एंगर होते हैं तो फिजिकली किसी को हार्म कर सकते हैं, उसे दो चार चाटे रसीद कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा गुस्सा हुआ तो हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं या तोड़वा सकते हैं, गैंग फोन करके बुलाते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ फैमिली फ्रेंड, या फिर उसका जो फ्रेंड कोई हो उससे नहीं भिड़ पा रहे हैं तो उसका जो कमजोर नस पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोई फैमिली मेंबर होगा, कोई छोटा भाई होगा, कुछ भी होगा, उसे हार्म पहुंचाएंगे। लॉस ऑफ जॉब, उसकी जॉब या फिर कोशिश करेंगे कि उसका पहला जो आय का इनकम का सोर्स है उसे खत्म कर दें, या फिर अब गुस्से में ये भी हो सकता है कि आप अपनी इनकम का सोर्स खत्म कर दें। बिकॉज अगर तू मैं हो गया किसी बॉस से, देन ही इज नॉट गोइंग टू पुट यू इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। लॉस ऑफ सोशल प्रिविलेजेस, अगर आप गुस्सा करते हैं तो अभी मैंने बताया कि आप अपने लेवल से जब नीचे गिर जाएंगे तो सोशल प्रिविलेजेस जो आपको पहले मिल रही थी वो अब नहीं मिलने वाली है। बिकॉज सबको ये जान चुका है कि यू आर नॉट वन दैट दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी। आप वो चीज़ नहीं हो जो वो सोच के बैठे थे। ये उनकी गलत फहमी थी अब तक कि आप बहुत महान आदमी हो। एक गुस्सा का एक आपको कहाँ पहुँचा सकता है आप समझिए। गोइंग टू जेल, कई बार हो सकता है ऐसा कि आप फिजिकली डैमेज करते किसी को बहुत ज़्यादा तो जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। गेटिंग ए बैड रेपुटेशन, ये तो होना ही है। अगर गुस्से में आप हैं तो कुछ ऐसा कर देंगे कि आप विख्यात नहीं कुख्यात हो जाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। हाउ डज दैट हेल्प और हर्ट यू। खुद को नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी ऐसी बिहेवियर है जिससे हमें नुकसान पहुंच जाता है और किस तरह से पहुंचता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक इज फर्स्ट। अगर आप अपने बारे में काफ़ी नेगेटिव हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझसे तो ये नहीं होने वाला, यहाँ से भी मैं गया, मैं वहाँ से भी गया, वो चीज़ भी नहीं हो पाया मुझसे और ये भी नहीं हो रहा है, तो होगा क्या। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग जब तक आपके माइंड में चलती रहेगी, नथिंग कैन बी गुड। ब्लेमिंग एनीवन एवरीवन एल्स, हर आदमी को फिर आपको दोष देना पड़ेगा कि मेरा ये काम नहीं हुआ उस वजह से, उस आदमी की वजह से, मेरा वो काम नहीं हुआ उस आदमी की वजह से, और अभी ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। तो आप दूसरों को हमेशा ब्लेम करते रहेंगे। टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली, हर चीज़ को आप, कोई सोशल बात भी कही जाएगी तो आप हर चीज़ को पर्सनल लेंगे। कैसे, मुझे थोड़ा सा बताइए, इसको इलैबोरेट कर दीजिए। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि आप खुद को जो समझ रहे हैं, हो सकता है कि दूसरा कोई वो नहीं समझ रहा है, आप समझ रहे हैं कि मैं बॉस हूँ, मेरा सब कोई हुक्म माने, जबकि दूसरा कोई उसे नहीं समझ रहा है। तो आप एक तरह से नहीं, टेकिंग एवरीथिंग पर्सनल, मैं एग्जांपल दिया बट आपने उसको पर्सनली किसी ने ले लिया कि शायद मेरे बारे में ही बात कर रहा है, मतलब बिकॉज़ आई एम आल्सो दैट टाइप ऑफ मैन। कॉमन कोई चीज के बारे में आपने डिस्कस किया और वो कोई ना कोई अपने पर्सनल में ले लिया, तो भी उसमें गुस्सा आ सकता है। ठीक है। एज्यूमिंग ओवर रिएक्टिंग, आप ओवर रिएक्ट जब करते हैं तो भी गुस्सा आ सकता है। ड्रिंकिंग, ड्राइविंग रेकलेस, ओवर ईटिंग है सर, ओवर ईटिंग या ड्रिंकिंग। एज्यूमिंग दूसरा है, ओवर इट एज्यूमिंग अलग है।
अलग है वो। ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, हाँ ज्यादा जब आप ईटिंग कर लेते हैं और ड्रिंकिंग कर लेते हैं, ड्राइविंग रेकलेसली करते हैं, तो भी आपको ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे आपको गुस्सा आए। टेकिंग ड्रग्स, लुकिंग फॉर फाइट्स, फीलिंग आउटरेज्ड। टेकिंग ड्रग्स, ड्रग्स लेने से तो आपको नशा की स्थिति में आप चले जाएंगे, फिर आप ऐसी हरकतें कर बैठेंगे जिससे आप हमेशा आप अगर सोच रहे हैं कि हम लड़ने के लिए देखें दूसरों से, मतलब लड़ने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड विल आल्सो पुट इन एंगर। फीलिंग आउटरेज, हमेशा आप गुस्से में अगर फील करते हैं खुद को, तो भी गुस्सा वाला बात तो है ही। नेक्स्ट, I want water. प्रीवियस लाइन, इस तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स जब हो रहे हो तो किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, आई स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड माई सेल्फ, मैं दूसरों को और खुद को ब्लेम करना छोड़ दूंगा, बिकॉज कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपकी वजह से हो रही हैं और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो दूसरे की वजह से हो रही हैं। बट ब्लेम अगर आप किसी को कर रहे हो, then you are showing disrespect towards that person, because respect करने का, disrespect करने का ये अच्छा तरीका है कि आप किसी को कोई चीज ब्लेम करो, क्योंकि blame is disrespectful. Blaming only keeps people upset. आप किसी को ब्लेम करेंगे तो वो अगर उसकी गलती नहीं होगी तो वो कुछ क्षण के लिए या कुछ टाइम के लिए अपसेट हो जाएगा। आपके एक ब्लेम से उसके लाइफ में चेंज आ सकता है बहुत कुछ। ब्लेमिंग इज अ वे ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग पीपल। अगर ब्लेम कर रहे हैं आप किसी को, देन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट अथॉरिटी। आई एक्सप्रेस माई फीलिंग एंड देन ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट। पहले मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं काम करना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई थॉट्स प्रायर टू एग्रेसिव एक्ट। जब हम कुछ एग्रेसिव एक्ट करने वाले होते हैं उसके पहले हमारे दिमाग में कौन से थॉट चल रहे होते हैं। कैन एनीवन टेल एनीथिंग? आप जब कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्ट करने वाले होते हैं देन किस टाइप के थॉट आपके अंदर चल रहे हैं? जनरली सर गुस्सा आने से क्या होता है कि पहला चीज़ तो ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में गुस्सा आ रहा है, मतलब कोई भी कारण से, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से कुछ हुआ, तो उसको पहले एकदम निर्मूल जिसको बोलते हैं एकदम ख़त्म कर देने का कोशिश करते हैं कि वो रहे ही नहीं ना। हाँ, मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये तो पहला मन में आता है कि चलो बाद में फिर देख लेंगे। हाँ, करीब करीब, चाहे आपस में झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी कोई भी चीज़, मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है और तब आपको बहुत जरूरी है, तब तो मन में आता है ना कि मोबाइल को तोड़ ही दे एकदम, ठीक है, तो यही होता है और कुछ नहीं। सारे फसाद बिगड़ ये फोन, हाँ, क्योंकि ये फोन नहीं रहता ना नेटवर्क आता है। बस 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 वही है। सर आप क्या फील करते हैं कुछ एग्रेसिव एक्ट करने से पहले? आपको क्या लगता है? आपसे आपसे पूछना। हम तो एग्रेसिव एक्ट करते ही नहीं।
नहीं, ये जो ह्यूमन नेचर है, देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि ये जो एंगर है कोई कंट्रोल कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। किसी किसी के चेहरे में कितना भी गुस्सा है, आपको वो गुस्सा नहीं दिखेगा, लेकिन उसका अंदर भी वो रिएक्ट करते रहता है। जब तक वो अपने आप को न्यूट्रलाइज नहीं करता है, तब तक वो रिएक्शन 1 दिन 2 दिन 6 महीना 6 साल तक वो रहेगा, बट एंगर इज कंटिन्यूइंग। ये तो है सर। हाँ सर आप स्टूडेंट्स पे गुस्सा नहीं कंट्रोल अगर नहीं करें तो फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हाँ, होता है। self-destruction। तो जितने पॉइंट्स हैं उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन के उसमें से कुछ ना कुछ अपीयर हो जाता है। तो वो थॉट्स जो हम एग्रेसिव एक्ट करने से पहले लेते हैं, उनके पहले हमको ये सोचना चाहिए टू डीड दैट ऑन पर्पस। हमारा पर्पस क्या है वो चीज करने से पहले, हम क्यों करना चाह रहे हैं वो चीज। क्या आप किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं? यू वांटेड टू हर्ट मी। क्या आप मुझे हर्ट करना चाह रहे हो? यू डिजर्व दिस। ऐसा लगता है कि मैंने जो एग्रेसिव एक्ट किया उसके डिजर्व आप कर रहे थे, तभी शायद हम वो एग्रेसिव एक्ट कर पाते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि हम एग्रेसिव एक्ट कर रहे हैं एंड दिस पर्सन डिजर्विंग दैट एग्रेसिव एक्ट, मतलब हम उसको 2-4 चाटे रसीद कर रहे हैं और ही डिजर्व इट, वो उसे मिलना ही चाहिए क्योंकि उतना तो जरूरी था। कभी कभी स्टूडेंट्स पे भी गुस्सा करते वक्त हम डांट फटकार लगा देते हैं, तो यही सोचते हैं कि उतना अगर नहीं करते हम तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि उतना करना जरूरी था। You are being unreasonable. You never even asked me. You think you are so good. It's so you. You started it. There is no justice. आपके माइंड में ये चीजें there is no justice कि नहीं है, जस्टिस नहीं हुआ मेरे साथ, अच्छी बात नहीं। यस मैम। There is no justice, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं किया इसने, इसलिए मुझे वो एग्रेसिव एक्ट करना ही पड़ा। आप सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं है, अनरीजनेबल तो गुस्सा कर नहीं सकते आप किसी पे। आप सोचते हैं कि वो बिल्कुल इस रीजन को वेरीफाई कर रहा था ताकि हम उस पर गुस्सा करें। नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनल कॉजेज क्या है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है? अगर आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं, स्टमक गेट्स टाइट, अपसेट। लेकिन मेरा पेट खाली रहने से गुस्सा जल्दी आता है। ये मेरे साथ होता है। हम इसीलिए ऑफिस में नीचे जाके ना देखिएगा 2 बॉटल पानी पी लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होना है, तो हम जनरली अपना पेट को भर के रखते हैं। अगर खाली पेट रहा और उस समय अगर गुस्सा आ गया तब तो भाई बहुत मुश्किल होता है। मैनेज नहीं होता। आई एम अनेबल टू मैनेज माई सेल्फ। इट्स अ ट्रू फैक्ट, इट्स अ ट्रू फैक्ट विथ मी। पानी से गुस्सा को कंट्रोल करता है। पानी और केला जो है, केला से Of course sir, you are right, but I am talking about overeating. अच्छा ओवर ईटिंग। Yes, तब आपका स्टमक गेट टाइट हो जाता है और ओवर ईटिंग करने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ता है। ऑलरेडी टॉक कर चुके उसके बारे में। और उसके बाद आपको गुस्सा आना लाजमी है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो माइंड का कुछ हार्मोन्स उधर जाएगा, फिर वो आपको माइंड में कुछ ऐसा चेंज होगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आना है। गुस्सा आने से ओवर ईटिंग करना पड़ता है ना। अगर गुस्सा आ जाए नहीं इट्स कॉन्वर्स। यहाँ बता दें, करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है तो ओवर देखिए ईटिंग इसमें बहुत तरह के लोग हैं। गुस्सा करने से कोई 3 दिन नहीं खाएगा, ऐसा भी है। सारा दिन नहीं खाएगा, कोई बहुत अधिक भी खाता और है। कोई बहुत अधिक भी खाता है। गुस्सा ठीक है, ये बहुत किसी को एक्सपीरियंस है, हम खुल के नहीं बोल रहे हैं। हार्ट इज बीटिंग फास्टर, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा गुस्सा आते हुए। आप क्लिंचिंग योर फिस्ट्स, आप ऐसे गुस्सा आएगा तो आप बिल्कुल अपने फिस्ट को क्लिंच कर लेंगे। फील माई सेल्फ गेटिंग फ्लस्ड, आप अपने आप को फ्लस्ड महसूस करेंगे। आपके टेम्पल्स पे, खोपड़ी पे प्रेशर रहेगा बहुत ज्यादा, दिमागी प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा आपको। आपके पाम, हथेली पसीने पसीने हो जाएंगे। पूरे शरीर, आपका ये जबड़ा, पूरे शरीर में ही वो पसीना आता है। और
वही आपका जबड़ा जकड़ जाएगा बिल्कुल, ऐसे रहते हैं ना दांत पे, बिल्कुल दांत पीस करके बिल्कुल तैयार है हम अपनी मुट्ठियों को खींच करके। जब इस तरह का सिचुएशन आपको जब डिस्ट्रक्टिव एक्ट आप कर रहे होते हैं, इस तरह का सिचुएशन आता है, तो इसको हैंडल कैसे करें? These are listed in this slide. Is it not looking clearly? Yes, it is. First one is I think calm down. It's calm down. जब आपको गुस्सा आता है, आप गहरी लंबी सांस लें और सोचने का कुछ देर प्रयत्न करें। लंबी लंबी सांस ले करके आप बैठ जाएं कुछ देर, या लेट जाएं। Of course, या लेट जाएं। लेट जाएं बिल्कुल। लेटने से पहले लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप सोचेंगे कि सामने वाले को लेटा नहीं नहीं, कभी कभी सामने वाला नहीं रहता है, फिर भी गुस्सा आता है। तब एट दैट मोमेंट कभी कभी फोन में बात करते करते गुस्सा आ जाता है, या फिर कभी कभी कोई चीज सोचते सोचते गुस्सा आ जाता है। देन हाउ कैन वी, उस समय कैसे हमको कम डाउन करना है, वो सबसे बड़ा बात है। ये तो बात नहीं है कि बहस से ही खाली गुस्सा आता है, बहुत सारा सिचुएशन आता है, कभी दिमाग में आ जाता है तो ऐसा गुस्सा आता है कि मत पूछिए। उस बातों को सोचना ही बंद कर दीजिए बस जितना नहीं सोचेगा उतना ही बार बार वो रिपीट हो जाता है। मूवी देखिए, गाना सुनिए। Of course, why not? आप ठंडा पानी पीजिए, तुरंत लंबी सांस लीजिए और ट्राई टू रेस्ट, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सो म्यूचुअल सो रेस्पेक्ट। म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अभी मैंने बताया कि अगर आप ब्लेम करते हो किसी पे गुस्सा करते हो, तो आप डिस्ट्रस्ट और डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हो उसके प्रति। तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट अगर आप करते हैं एक दूसरे का, फिर आपको गुस्सा नहीं आने वाला है। आप रेस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। बिकॉज रेस्पेक्ट जब आप करते हैं तो आप एक मर्यादा में पहुंच जाते हैं कि हमको इससे आगे नहीं जाना। हम मर्यादा में रहते ही शब्दों का चयन करें और तभी बातें करें, तब हमें गुस्सा नहीं आएगा। नेम द प्रॉब्लम, क्योंकि काउंसलिंग इज द बेस्ट वे टू डील विद एनी सिचुएशन। आप झगड़ा लड़ाई से जो चीज नहीं हो सकता, काउंसलिंग से वो चीज हो सकता है। तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी को बैठा के अच्छे से बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए, उसका प्रॉब्लम को एक नाम दीजिए और बैठिए अच्छे से म्यूचुअली डिस्कशन कीजिए उस प्रॉब्लम पे, और काउंसलिंग करके उस चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है वो चीज। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिस चीज का समाधान नहीं हो। अभी रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, क्यों चल रहा है वार? बिकॉज ऑफ बोथ द कंट्रीज डोंट वांट टू कम ऑन ए टेबल। वो एक टेबल पे नहीं आना चाहती। यूक्रेन कह रहा है कि हम बात करना ही नहीं चाह रहे हैं रसिया से। रसिया जबकि तैयार है बात करने के लिए, तो अगर ये दोनों आदमी एक टेबल पे आके बात नहीं करेंगे तो ऐसे ही बात चलती रहेगी और चलती रहेगी। ये हमारे लाइफ में भी होता है। अगर किसी के साथ झगड़ा है, कुछ मसला है अपना, तो आप उसे बुला करके एक टेबल पे बैठ करके बात कीजिए, काउंसलिंग कीजिए और प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकलना ही है। अभी इंडिया और चाइना का स्टैंड अप चल रहा था लद्दाख के आसपास, तो वहां पे कई राउंड मीटिंग हुई, लोगों को बुला करके बैठाया गया, बातें हुई और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। आज दोनों कंट्री सुकून से हैं। अदरवाइज अगर लड़ाई हो जाती तो लड़ाई से, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ, हमेशा लॉस हुआ। युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस इंसानियत का नुकसान ही होता है और कुछ नहीं। दोनों हार जाते हैं। कल पहले के युद्ध में राजा एक राजा जीतता था, दूसरा हार जाता था। लेकिन अगर आज का युद्ध को देखें हम, एटॉमिक वार, तो दोनों में से कोई नहीं जीतता, दोनों हार जाते हैं। इस तरह के युद्ध क्या हम कभी करना चाहेंगे? नहीं। तो एग्रेसिव टॉक अगर होगा, एग्रेसिव एक्शन होगा, तो इस तरह के युद्ध होना हमारे लाइफ में भी लाजमी है, हो सकता है इस तरह का। तो एक टेबल पे आकर के अगर बात किया जाए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। चूज द बेस्ट सॉल्यूशन। आप टेबल पे बैठिए, उसके बाद आप अपनी बात रखें, सामने वाला अपना बात रखेगा और दोनों आदमी मिल करके म्यूचुअल डिस्कशन पे पहुंच करके म्यूचुअल कंसेंट पे पहुंच सकते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज
Congratulate yourself. Okay. अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है तो आपने ये कर दिखाया, आपके पास वो पोटेंशियल था क्या, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल ही वहां पे माने रखता है कि किस तरह से बात करें कि सामने वाला मेरी बात मान जाए, क्योंकि अपना बात सामने वाले से मनवाना भी एक कला है, सबके बस की बात नहीं है। अगर मैं लड़ाई को शांत करने बैठूं और मेरी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल पुअर है, मुझे बात करने की तमीज नहीं, तो लड़ाई जब शांत भी होने वाली होगी तो और लड़ाई हो जाएगी। तो अगर आपके पास ये पोटेंशियल है, और मेरे ख्याल से हर आदमी के पास पोटेंशियल होता है वो, तो अगर आपके पास ये पोटेंशियल है तो आप टेबल पे बैठिए, बात कीजिए, और अगर आप इस डिस्कशन पे, म्यूचुअल डिस्कशन पहुंच जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाता है प्रॉब्लम, तो आप अपना पिच थपथपाइए, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आई हैव डन इट, एंड इफ आई हैव डन इट यू ऑल कैन डू इट। Review the solution that was picked. उस सॉल्यूशन को जो हमने लिया था उसे आप देखिए और उस पर अमल कीजिए, दोनों आदमी उसे अमल करेंगे तो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट लव, प्रे, फॉरगिव। लव करना सीखें हम, प्रे करें गॉड से, और लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ करने का एटीट्यूड लाएं अपने पास, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही सुलझ जाएंगी। रियलाइज दैट मोस्ट स्ट्रेसेस कम्स फ्रॉम विदिन नॉट विदाउट। ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर से आती हैं, बाहर से नहीं आती, हमारी वजह से आती हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी वजह से हैं, हम नहीं होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारी ऐसी वजह है। टेक टाइम टू स्मेल द फ्लावर्स एंड टेस्ट द स्ट्रॉबेरीज। कुछ समय फूलों में जाकर के गार्डनिंग कीजिए, बागवानी कीजिए, फूलों का आनंद लीजिए, खुशनुमा माहौल में रहिए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव माहौल से दूर रहिए, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, एंड देन यू विल डेवलप एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़ा। एंड लास्ट वन इज थैंक यू फॉर ऑल।